अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी का जो बहीमाना कत्ल किया गया था, दुनिया में आम तौर पे सियासी और मजहबी रहनुमाओं के कत्ल नहीं किए जाते हैं, बट पहले दिन के मतलब जंग के आगाज़ में ही 28 फरवरी को उनका अपने घर वालों के हमरा, कैबिनेट लीडर्स के हमरा, बहुत से टॉप ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस हुकाम के हमरा, तमाम के तमाम का दिन दिहाड़े निहत्था कत्ल किया गया। और ये कत्ल जो है ऐसे है कि अगर एक बड़े अच्छे मैंने वो तशरीह देखी प्रोफेसर रॉबर्ट सी पेप की अमेरिका में, वो कह रहे बार बार कि आप ये तसव्वुर करें कि हम अमेरिका वाले 9/11 के बाद कितने तैश में आ गए थे कि हमने 2 मुल्क बर्बाद कर दिए और 6 से 8 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी इराक़ और अफ़गानिस्तान के अंदर। तो आपने ईरान के ऊपर लगातार हर हफ्ते चंद माह जो है वो रोज़, हर हफ्ते 3-4 दिन बाद एक छोटा मोटा 9/11 किया। और उसके अंदर भी आपने टारगेटिंग जो है सिर्फ सिविलियंस की नहीं, उनकी टॉप ब्रास की। वो जनाजा अभी पिछले हफ्ते में कुम से निकला निकला कुम में गया, नजफ़ में गया, करबला में गया और अब घूम के वापस अब वो मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार पे साथ उनके हमरा दफन होने जा रहा है। इन द मीन वाइल जब ये सारा जनाजे का प्रोसेस हो रहा है और तदफीन का प्रोसेस आज के दिन में हो रहा है, बैकड्रॉप में चंद मील दूर वो जंग जिसने उनकी जान ली थी, उनके घर वालों की जान ली थी, वो जंग जारी है। और उनका जनाज़ा एक बहुत बड़ी अलामत है कि वो जिस तरह से ज़िंदगी में उन्होंने अमेरिका के साथ एक डिफाइंस का मामला रखा और ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी के आखिर में जब उन्होंने ईरान इसराइल वॉर को जैसे एंटिसिपेट करते हुए ईरानियंस ने इसराइलीज़ को भी इंगेज किया, अमेरिकन को भी इंगेज किया गल्फ़ के अंदर, तो वो उनका जनाज़ा भी एक अलामत है कि 100 से ज़ायद अक़वाम आलम के आला हुकाम आए और उनके लाखों चाहने वाले, बताया जा रहा है कि 8 से 9 मिलियन वो उनके जनाजे के प्रोसेशन को फॉलो करते करते तो उन तमाम अहम मुक़द्दस शहरों से गुजारते हुए उनको आखिरकार मशहद के शहर में ले आए, जहाँ वो इमाम रज़ा के मज़ार के अंदर उनकी भी तदफीन होगी। और ये जंग जो है जिसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ईरान में तो 3,500 उन लवाहिकीन के फैमिलीज़ और वो सब लोगों को फ़ील हो रही है। और जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग मासूमाना कत्ल किए गए हैं और जिनके घर उजाड़े गए हैं, जिनकी जॉब में उनकी फैक्ट्री तबाह हो गई है, उनका पोर्ट तबाह हो गया, जो जो नुकसान हुआ है, लेकिन इसके रिपल इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर महसूस हो रहे हैं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट के अतबार से। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने परसों रात को वो स्टेटमेंट दी कि आई एम डन विद देम, दे आर लाइक स्कम टू मी, और मैं ईरानियों से बात नहीं करना चाहता, तो तमाम की तमाम दुनिया में ऑयल और स्टॉक मार्केट्स पे इम्पैक्ट आ गया, एनर्जी मार्केट्स पे और ख़ुसूसन स्टॉक पे भी। ये आपने देख लिया पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में ट्रू है, अमेरिका में, दुनिया भर में ट्रू है ये। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट छोटे से एक सूबे पंजाब पे, छोटा सा तो नहीं खैर, एशिया के बड़े मतलब लार्जेस्ट 3 सूबों में से है और सबसे ज़्यादा बसने वाली तादाद में से भी एक सूबा है दुनिया का, बल्कि एशिया का क्या कहना, इसको भी इम्पैक्ट हुआ है कि 5,000 मेगावाट का बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें शॉर्टफॉल महसूस होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो रीजन, ज़ाहिर बात है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बड़ी डिपेंडेंट है उस रीजन के ऊपर, गल्फ़ के रीजन के ऊपर। ना सिर्फ वो हॉर्मुज़ का, क्योंकि ट्रेड जो है वो सवालिया निशान में दोबारा आ गया, जिस तरह कि हमने आपको 3 महीने पहले भी बताया था, साल पहले भी बताया था, 3 साल पहले भी बताया था, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन साथ ही साथ जो आपको रिलीफ की कुछ पोटेंशियल मिलनी थी कि आपके जो को आर्बिट्रेटर हैं या को नेगोशिएटर थे कतर, उनसे जो हम गैस एंड ऑयल की वो लेते हैं शिपमेंट्स, वो शिपमेंट भी अब रुक गई है, क्योंकि SNGPL जो है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि RLNG सप्लाई, जो LNG सप्लाई कतर से आ रहा था हमारा, वो सस्पेंड हो गया उसका कार्गो, इस मसले के तहत। तो अब आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं कि एक ग्रिड जो ऑलरेडी IPPs के प्रेशर के अंदर दबा हुआ हो कि वो बिजली ओवर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हो और अंडर सप्लाई करते हो, और उसके चार्जेस भी आवाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस और इन्फ्लेशन के ज़रिए लगाए जाते हो। और अब उस मुल्क के अंदर इतनी शदीद गर्मी के अंदर जून जुलाई अगस्त जो हमारे हैं वो पाकिस्तान के बेमिसल हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से क्लाइमेट चेंज भी बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है कि बारिशों के टाइमिंग्स वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर ट्री कवरेज की सूरत हाल तो आपके सामने ही है। 70 साल में, 78 साल में किसी एक रियासत ने हमारी फॉरेस्ट को, किसी एक रिजीम ने, किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने हमारी फॉरेस्ट्री को, अर्बन हो या रूरल हो, उसको मेंटेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बल्कि वो हामिद मीर साहब का वो जो एक वो उनका एक वो प्रोग्राम है, उसको मैं हमेशा कोट करता होता हूँ, मट्टी खोर कौम पाकिस्तान। पहाड़ होता है तो उसको टीला बना देते हैं, टीला तो टापू बना देते हैं और एंड में आते हैं तो पता लगता है वो टोया है। हम मट्टी, पत्थर, वसाइल, दरख्त, जानवर, इनको ऐसे इनके थ्रू जाते हैं क्योंकि तादाद ज़्यादा, ज़ाहिरी बात है, लेकिन मैनेजमेंट भी कोई नहीं है। तो स्पीड से हो जाता है काम,
दुनिया में और भी कौमें और मुल्क हैं जहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है लोगों की, और एनिमल और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि रेगुलेटरी तरीके से हो रहा है कि भाई, मिसाल तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो नील गाय है, जो कि एक एंटीलोप की किस्म है, बहुत खूबसूरत होती है। हमारे बॉर्डर वाले पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान में उसको तस्वर किया जाता है कि वो एक पेस्ट है, यानी वो इतनी ज़्यादा है तादाद के अंदर कि वो फसलों में आ जाए तो वो उसको उजाड़ के तबाह कर देती हैं। तो इंडियन जो फार्मर्स हैं वो उनका रुख इस तरफ करते होते हैं। आगे मगरमच्छ का मुंह लिए हुए पाकिस्तानी अवाम, हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग, बॉर्डर पेट्रोल के लोग, वो मुंह खोल के खड़े होते हैं इस इंतज़ार में कि किसके हाथ नील गाय लगेगी तो वो उसको ब्लैक में नीलामी उसकी करेगा, और वो काट कूट के उसको अमीर लोग या खाएंगे, उसकी खाल को पहनेंगे या क्या करेंगे। वो नील गाय पाकिस्तान में बहुत लो रैंकिंग के अंदर है, गालिबन इंडेंजर्ड तक पहुंच गई हुई है। और आजकल आपको ज़ू में या किसी फार्म में ही नज़र आएगी, वो आपको किसी फॉरेस्ट में चलते फिरते नज़र नहीं आ जाएगी। सिर्फ एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि हम नर और मादा में भी फ़र्क नहीं करेंगे, हम दोनों को खा जाएंगे। हालांकि नर को खाया जाता है, और वो भी मैच्योर एज के नर जो होते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। जिन मुल्कों में कोई मैनेजमेंट का निज़ाम होता है वहाँ पे लाइसेंसिंग होती है, हंटिंग का एक सिस्टम होता है पूरा। यहाँ पे झटका हिसाब है, जो मर्जी करते फिरो। ये एनालॉजी आपकी एनर्जी पे भी अप्लाई करती है, आपकी इंटरेक्ट टैक्सेशन पे भी अप्लाई करती है। और मेरा खौफ ये है कि आने वाली गर्मियों में ये बिजली का डेफिसिट कहीं कड़ाका ना बोल दे। हमारी आवाम के अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस इकट्ठी हुई हुई हैं, वो मटेरियल कंसर्न से बहुत जल्दी ट्रिगर होती हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, चाय की पत्ती महंगी, टैक्स ठोक के हिसाब से 100 रुपये पे आप 40 से 70 रुपये खर्च कर रहे हो टैक्सेशन या इन्फ्लेशन की मद के अंदर। बाइंग पावर बहुत गिर गई है। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर पक्खा ना चले, मैं कूलर की नहीं बात कर रहा, एसी की नहीं, मैं पंखे की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक सैनिटरी की बात कर रहा हूँ, बेसिक जो वर्क्स आपके चलते हैं। जाहिर बात है बिजली नहीं आएगी, मोटर नहीं चलेगी, पानी नहीं पंप होगा, बाउजर से सो ऑन सो फोर्थ। कई लोग लकी होते हैं, उनके लकी तो नहीं, खैर उनके एक सख्ती में ज़िंदगी गुजरती है, उनका बाउजर भी लगा होता है छत के ऊपर, तो वो चलो ग्रेविटी से पानी खींच लेते हैं। तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी सिविलाइजेशनल ज़रूरियात जब लोगों की पूरी नहीं होंगी, तो सोचना पड़ेगा उस टाइम सीसीडी की या सीटीडी की कितनी बड़ी फोर्स चाहिए होगी इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इस ज़िमन में एक वैसे खुशाइन बात है कि कम से कम लोग इंटरनेट और कंप्यूटर इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली नहीं होगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो लास्ट वीक हमने अपने लाइव में, हम ना 2 लाइव प्रोग्राम करते हैं, जुमेरात और जुमे को। जुमे को होता है पब्लिक लाइव, जुमेरात को होता है प्राइवेट मैट्रिक्स मेंबर्स का लाइव। मैं रिकमेंड करूंगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैट्रिक्स मेंबरशिप ले लें। हम बड़ी शानदार प्रेजेंटेशन बनाते हैं आपके लिए, 3000 रुपये कोई चीज़ नहीं होती। इस ज़िमन के अंदर हमने एक माइक्रोसॉफ्ट से मुतल्लिक प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो हमारी हुकूमत ने उस मसले को प्रीएम्प्ट करते हुए कहा कि भाई बिजली ही मत दो, कंप्यूटर ही नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस वाक़ये में कुछ फ़नी बात ये है कि उसकी प्रमोशनल जो हम एक रील लगाते हैं, उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आए। वैसे तो जनरली ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव थे और लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन 2-3 हैं जिनको, दोस्त खसूसी तौर पर मैं देख के उनको शर्म सी आ गई। एक साहिब हैं, वो मैं उनको बताता नहीं, वो कहने लगे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको समझ नहीं है कि टेलीमेट्री की जो पिंग्स होते हैं, जो ये दिए जाते हैं कंप्यूटर्स की जानिब से, ये इनक्रिप्टेड डेटा होता है। और ये मतलब आपने कॉरपोरेशन की बात मानना शुरू कर दी। आपने ये मान लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम ये डेटा इनक्रिप्टेड और प्राइवेट रख रहे हैं, तो आपने मान लिया। ये वही वाली बात है जो अमेरिका में 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट में थी कि अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं, हम आपका डेटा ले लेंगे। प्रॉमिस हम देखेंगे नहीं, हम तब देखेंगे जब हमें शक होगा कि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये अजम्पशन कि ये कहाँ से मैं सारा मेटा डेटा आ रहा है जिसके ज़रिए हमें इतनी प्रिसाइस एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है कि लफ्ज़ आपने अभी बोला होता है, मिसाल तौर पे आइसक्रीम, तो अगले लम्हे के अंदर आपके पास आइसक्रीम के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। वो लिटरली बता तेरी रज़ा क्या है, वो खुद ही को कर इतना पस्त, खुद ही को कर इतना पस्त एल्गोरिदम की मौजों के अंदर के एल्गोरिदम खुद उठ के पूछे बंदे से कि बता तेरी रज़ा क्या है। वो ये वाला हिसाब हो गया। तो वो जो इतनी पस्ती का हाल है ज़हनी, मतलब अब मैं क्या कहूँ, वो उसने टेक्निकल तफसील लिख दी भाई ने कि वो क्रिप्टो इंक्रिप्शन कीज़ होती हैं। तो ये यार इतने सादे हैं हमारी हुकूमतों के लोग, कॉरपोरेशंस के लोग इतने सादे हैं, इंटेलिजेंस की एजेंसियाँ इतनी सादी हैं, आप कंपनी के इतने वफादार हो गए कि आपको पहले से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक मॉरल, आप उसको एक मॉरल एक्टर के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी फॉरगेट द टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स। फिर एक साहब ने आगे ये बहस करना शुरू कर दी कि नहीं यार, अगर आप ये करते रहेंगे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट को और इनको रिपोर्ट कर दूंगा कि आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। यार कंपनी बहादुर के इतने वफादार तो मेरे ख्याल है 1857 में नहीं होंगे हिंदुस्तान के अंदर कि यार देखो ये मत करो वरना मैं कंपनी बहादुर को जाके बता दूंगा कि ये तुम इसके खिलाफ बात कर रहे हो।
बुनियादी तौर पे माइक्रोसॉफ्ट को क्यों निकाला जा रहा है यूरोप के ममालिक से? यूरोपियन ममालिक के अंदर फ्रांस हो या कोई और हो, अपने सरकारी इदारों से क्यों उनको निकाल रहे हैं? डॉक्टर सईद खान, इसको देख के तुझे क्या वाइब आ रही है इस बंदे को? He is, I don't want to say. Sad bro. खुल के क्या है? First of all, the goatee is telling me ये कादियानी है. 110% sir, you are right on the money. This man is a Qadiani. Eventually ये UK चला गया था. And this guy eventually became head of the Lahore Ahmadiyya movement. These three are डॉक्टर साद खान के बच्चे. ये जो बच्चा है मोटू सा सेंटर में, इसका नाम है खालिद खान, और उसके पीछे जो लड़का है उसका नाम है इमरान खान. That's इमरान खान. Where? इसके पीछे जो छुपा है. I'm just kidding. It's इमरान नासिर खान. I was like, what? ये बंदा यूके में एमपी बन गया eventually. Unfortunately जो सबसे राइट पे बच्चा है उसका नाम है करीम खान. एंड करीम खान went on to become the chief justice of the international criminal. इसने वारंट निकाला ना हमास की लीडरशिप का और नेतन्याहू और उसके कैबिनेट मेंबर्स का. यस, यूनाइटेड स्टेट्स से एक बड़ा सख्त लेटर आता है. काफ़ी ज़्यादा सेनेटर्स जो हैं वो उसको साइन करते हैं और उसके एंड में एक्चुअली बस थ्रेटन करते हैं करीम खान को. इवेंचुअली खैर वो निकाल देता है वारंट नेतन्याहू के अरेस्ट के लिए. ट्रम्प सैंक्शंस के साथ हिट करता है. ये जब सैंक्शंस आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट करीम खान की ईमेल कैंसिल कर देता है. और फिर कुछ अरसे के अंदर क्योंकि ये सैंक्शंस और भी आईसीसी जजेस के खिलाफ आती हैं, इनके जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स हैं वो फारिग हो जाते हैं. The power of the American state to just wreck stuff, it's insane. And the fact that पाकिस्तान में फ्रेम करते हैं लोग as some sort of, you know, they're just companies, आपने बिजनेस करना है उनके साथ. What are you, like mentally retarded? These companies are American military की extensions हैं. जब ये होता है तो यूरोप के अंदर एकदम से एक फेयर स्पार्क हो जाता है कि किसी भी वक्त ट्रम्प एसेंशली एक किल स्विच दबा सकता है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है. ये काफ़ी खौफनाक अलामत है. पिछले साल के अंदर थ्रू आउट यूरोप एक मूवमेंट चली है. आहिस्ता आहिस्ता जितना भी माइक्रोसॉफ्ट और मुख्तलिफ जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये रिप्लेस कर रहे हैं अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी नीड टू कंसिडर के पाकिस्तान क्या कर रहा है. क्यों है कि ये टेलीमेट्री पिंग्स जो दी जाती हैं, स्क्रीनशॉट्स खींची जाती हैं को पायलट के ज़रिए, जो एआई सॉफ्टवेयर है उसको डिसेबल क्यों नहीं कर देते सारे सरकारी अकाउंटेंट्स? और अगर डिसेबल कर दिया जाए, कितना मासूम सॉफ्टवेयर है, कितना मासूम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो आपको इजाज़त देगा कि आप वो डेटा सिक्योर करके अपना बैठ जाएं. मुझे याद है जब एडवर्ड स्नोडन ने एप्पल कंपनी के खिलाफ एक बड़ी सख्त बात की थी. एडवर्ड स्नोडन ने, वो तो मैं तो बच्चा हूँ, तो कंप्यूटर आता नहीं चलाना, मैं तो ऑन नहीं करना आता. एडवर्ड स्नोडन CIA के लिए कंप्यूटर चलाता था, आर्मी के लिए कंप्यूटर चलाता था, आर्मी इंटेलिजेंस के लिए. एडवर्ड स्नोडन ने जब पिछले दिनों एक केस हुआ था जहाँ पे अमेरिकन इंटेलिजेंस FBI ने कहा था कि आप हमें अपने कैदी को कह रहे थे पासवर्ड प्रोवाइड करें अपने आईफोन का, हम इसको क्रैक नहीं कर सकते, तो हमें पासवर्ड प्रोवाइड करें. तो एडवर्ड स्नोडन ने उसकी स्टोरी के ब्रेक होते साथ कह दिया था कि ये एप्पल की PR कर रहे हैं, हकीकत ये कि ये कर भी सकते हैं, ये सब झूठ है. उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक टोटल कहानी है और हकीकत भी 3-4 दिन में यही निकली कि एप्पल की इंक्रिप्शन जो है वो टोटल एक कहानी थी और FBI बड़े इजीली उसको एक्सेस कर सकती थी. वो सिर्फ एक पब्लिक शोबदेबाजी का मुजाहरा कर रही थी. मतलब एप्पल कंपनी की इंक्रिप्शन, एक फ़िज़िकल हार्डवेयर उसकी आसानी से वो हैक कर सकते हैं, डिवाइस में से निकाल सकते हैं. वो माइक्रोसॉफ्ट की बैक एंड जो कि फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, 2-3 मुल्कों ने कंप्लेंट कर दिया कि हमारे सरकारी मिलिट्री किसी भी इदारे के अंदर इनका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमें लिनक्स पे स्विच करना चाहिए, हमें अपने उस लिनक्स की बेस पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करना चाहिए. दुनिया के तमाम अक़वाम आलम मैं नहीं, मेरी चमड़ी गलत है ना, कंपनी बहादुर की चमड़ी वाले गोरे, अमेरिकन गोरे नहीं, यूरोपियन गोरे, ओरिजिनल गोरे, असल गोरे, प्योर गोरे, वो कह रहे हैं कि जान छुड़ाओ अमेरिकन कंपनी से. बिकॉज ये टेक कंपनीज जो हैं दे आर नॉट प्राइवेट कंपनीज. मैं आपको बार बार ये मौक़िफ़ दे रहा हूँ, आप इसकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स को समझें. इसमें टेक्नोलॉजी के व्हीकल को समझना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर इसकी मैं बहस में पड़ जाऊँगा तो वो वही जो कहानी देते थे क्रिप्टो करेंसी वाले कि नहीं इसमें पता नहीं कौन सी 26 260 बिट रेट की हमारी इंक्रिप्शन है, या वो कहानी सुनाना शुरू कर देते थे कि एक आदमी था सटोशी नाकामोटो, वो लोगों का भला चाहता था, वो चाहता था कि लोग आज़ाद हो जाएं हुकूमत की वो जंजीरों से, तो उसने कहा कि मैं एनोनिमस रहते हुए. ये क्या यार, ये टूथ फेरी टाइप कहानियाँ अपने आप को सुनाते हैं. What fantasy lands are you living in? And there are dime a dozen examples जहाँ टेक कंपनीज ने किस तरह से ग्रोसली वायलेट किया लोगों की प्राइवेसी को, स्टेट मशीनरी की खातिर या अपनी प्राइवेट वो कॉर्पोरेट एस्पिनाज की खातिर. तो प्लीज़ लेट्स गेट ओवर दिस. उसके अलावा लेट फॉरगेट ऑल द सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी. इनकी जो मोनोपोलिस्टिक नेचर है कि ये आके आपके तमाम बाकी सिस्टम्स को कैनिबलाइज कर लेते हैं.
आपके ओएस को स्लो कर देते हैं अगर आप उसको किसी और उस पर चलाना शुरू कर दो, मतलब 100 उनकी चीज़ें, मैं तफसील में भी नहीं जाता। तो मकसद यहाँ पॉलिटिकल मॉरल फिलॉसफी को समझना है कि आपने वर्ल्ड व्यू बनाना कैसे है। ये प्राइवेट कंपनियाँ सब पर में कह देते हैं प्राइवेट है, तो ये क्या वजह है कि ये पेंटागन से ही सारी बाहर निकलती हैं फल फूल के बड़े होके। गूगल हो तो उसको बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का सीआईए अपना सर्च इंजन देता है उसको, अपने तमाम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का जो इदारा है ना उनका, नो द वे एंड गाइड देम, ये उसका मेटाफोर है, ये उसकी इंडिया में जो वो कहते होते हैं। हर इदारे का एक कॉल होता था ना, मुझे उसका याद भी है, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का, वो तमाम ये सैटेलाइटिंग से मैपिंग करना, मौसम और इन चीज़ों को देखना था। नो द वे एंड गाइड देम, इस तरह करके उनका कुछ है। तो उनका सारा का सारा सैटेलाइट डेटा क्यों गूगल मैप्स को प्रोवाइड कर दिया गया? ऐसे क्या गूगल मैप्स के अंदर चीज़ है कि उसको मुफ्त में प्रोवाइड किया गया? ये क्या वजह है कि ह्यूलेट पैकार्ड के लिए, एचपी के लिए काम करते करते वो स्टीव वॉजनियाक मोटू जो है एप्पल कंपनी का, वो कहता है मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसी बना रहा हूँ, अपना मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ, ओएस बना रहा हूँ। तो उसको ह्यूलेट पैकार्ड जो कि एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है अमेरिकन मिलिट्री की और कई यूरोपियन मिलिट्रीज की, और इसराइली तो एक बड़ा मेन एलाय है, उसको जनाब वो छूट देते हैं कि जाओ तुम जाके जी ले अपनी सिमरन जिंदगी, तू अपनी कंपनी जाके बना ले, स्टीव जॉब्स के एप्पल कंप्यूटर बनाते कि क्या। थोड़ी सी किताब उठाएं, थोड़ी सी तारीख पढ़ें, टेक्नोलॉजी नहीं मैटर करती यहाँ पे, उसकी इंटरकेसिस में। और सारे बेचारे ये कंप्यूटर एडिक्ट्स, सारे वो बच्चे, समझ गए थे बच्चे जो नाकिद थे वो प्रोग्रामर थे, और उन्होंने अपनी वो प्रोफेशनल जारगॉन झाड़नी थी कि जनाब आपको नहीं पता। जिस तरह डॉक्टर आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स का दिफा करने के लिए, हालांकि फार्मास्यूटिकल सालाना $multi-billion केस की सेटलमेंट करते हैं कि हमने, हमारी दवाइयों ने बंदे मार दिए हैं। इसी तरह नेस्ले का दिफा करने यहाँ पे हमारे साफी आ जाते हैं, कोई तनख्वाही नहीं होती, उसको क्या करना होता है अल्लाह जाने, या अपनी प्रोफेशनल वो इल्म झाड़ना होता है। हालांकि करोड़ों अरबों डॉलर की खर्चे करता है वो अफ्रीका में सेटलमेंट्स करने के लिए, क्योंकि उसके कहीं टेस्टिंग कर दी होती है कि बच्चों को सिरलैक खिलाना था कि क्या खिलाना था, और वो कैंसर कॉजिंग एजेंट निकलता है। अभी सेरावे एक कंपनी है जो मशहूर है कि हम कोई प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करते, कोई फ्रेगरेंस नहीं इस्तेमाल करते, एक्नी को साफ करते हैं, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स वाली फेशियल वॉश और क्रीम दे रहे थे। क्या किस दुनिया में रह रहे हैं यार आप? तो कंपनी कंपनी होती है, इट इज़ नॉट कॉरपोरेशन कैन नॉट बी प्राइवेट एंटिटी। एक प्राइवेट कंपनी एक छोटी मोटी पार्टनरशिप, एक दुकान की, दो दुकान की, एक छोटी लोकल फ्रेंचाइज, आइसक्रीम बर्गर पिज़्ज़े बेचने वाला, कोई छोटी फैक्ट्री, कोई सनत को टॉफ़ियाँ गोलियाँ बनाने वाला। बट जब वो कंग्लोमरेट बनता है, जब वो कंसोर्शियम बनता है, जब वो नेशनल या इंटरनेशनल स्केल की कंपनी बनता है, देन यू हैव टू वर्क विद द स्टेट। और स्टेट की वो डीप स्टेट की मशीनरी के बगैर आप चल नहीं सकते। और आईटी तो प्योरली एक सेक्टर है जो डेवलप किया गया इन सीक्रेट 1950s 60s और 70s में। इंट्रानेट अमेरिकन ने खुद सीआईए ने डेवलप किया, पेंटागन में डिप्लॉय हुआ, उसके बाद पब्लिक कमर्शियल यूज़ के लिए आया। तो गेट आउट ऑफ दिस। कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटिंग, फ्रॉम सुपर कंप्यूटिंग टू पर्सनल कंप्यूटिंग इज अ टोटल इंटेलिजेंस ऑपरेशन। इट्स अ पेंटागन फंडेड ऑपरेशन। डारपा इन्वॉल्व थी हेवली। डारपा अमेरिका की जो वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो बहुत एडवांस्ड वेपन्स टेक्नोलॉजीज में डील करती है, और इस तरह के बहुत, उसके हज़ारों की तादाद में प्राइवेट उसके इंटरेस्ट हैं इस तरह के। तो ये कल के छोटे बच्चे आते हैं, 18-20 साल उम्र हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो में काम कर रहा है। आपका चे कटा हुआ लोगों का तो काटो यार, यहाँ पे आके अपनी पेश करने की ज़रूरत नहीं है, अकल अपनी ये नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है कि नो एक्चुअली द कंप्यूटर, shut up you porn addict। तो if you want to actually find out about जो हिस्ट्री है, the moral philosophy, the political science behind जो messed up चीज़ें हुकूमतें करती हैं और प्राइवेट कॉरपोरेशंस, the things they get up to, और जो historically has built up to this moment, तो उसके लिए आपको जुमेरात का प्राइवेट लाइफ देखना होगा। पब्लिक लाइफ एक टेस्ट होता है उसका, एक हल्का, और जुमे का उसका एक वर्जन होता है। तो आज जुमेरात है, टाइम जब तक आप देखेंगे तो आपका चांस तो निकल चुका होगा, बट यू विल हैव अ चांस टू बाय इट टुडे बिफोर द नेक्स्ट वीक स्टार्ट्स। मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड कर रहा हूँ, गेट द मैट्रिक्स मेंबरशिप। एक दफ़ा नहीं पसंद आई, आपको रिफंड कर देंगे, मजाक कर रहा हूँ, कभी कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको। छोड़ देना एक बार के बाद, नहीं पसंद आया। बट आई होप टू सी यू देयर इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।